आज निर्भया रेप केस के 13 साल बाद भी ऐसे रेप केसेस आए दिन सामने आते हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। इस केस में टाइमलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाइड किया गया है। हर दिन की तरह आरजेकर हॉस्पिटल में पेशेंट्स की भीड़ जमा थी। यहाँ के डॉक्टर, नर्सेस पेशेंट्स की सेवा में लगे हुए थे। डॉक्टर आशा इस हॉस्पिटल की सेकंड ईयर पीजी ट्रेनी थी जो चेस्ट एंड मेडिसिन से एमडी परस्यू कर रही थी। जल्द ही वो अपनी फैमिली में से पहली डॉक्टर बनने वाली थी। उनकी अपनी मम्मी से फोन पर बात हुई थी। वो पिछले 30 घंटे से ड्यूटी कर रही थी। उनके पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वो लास्ट टाइम है जब वो अपनी बेटी से बात कर पा रहे हैं। इस रात के अंधेरे में कुछ बहुत ही काला होने वाला था जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे 2 ही कैमरास लगे हुए थे जो पूरे कॉरिडोर को कवर करते थे। रात 11 बजे एक आदमी सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखता है और ठीक 30 मिनट बाद वापस बाहर आ जाता है। 4 ट्रेनी डॉक्टर, जिसमें 2 फीमेल्स, 2 मेल्स और डॉक्टर आशा डिनर करने के लिए सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ वो लोग डिनर करके रेस्ट करते हैं और ठीक 2 घंटे के बाद 2:30 बजे चारों ट्रेनी डॉक्टर वहां से बाहर आ जाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर आशा को लास्ट टाइम जिंदा देखा था। जनरली डॉक्टर सेमिनार हॉल में अपना खाना खाते थे या रेस्ट करते थे। यहाँ डॉक्टर और नर्सेस के लिए कई घंटों की शिफ्टों के बाद भी कोई रेस्ट रूम या खाना खाने के लिए अलग से जगह नहीं थी। इवन फीमेल नर्सेस के लिए कोई सेपरेट चेंजिंग रूम तक नहीं था। सुबह 4 बजे वही अनजान शख्स वापस आता है और सेमिनार हॉल की तरफ जाता है और ठीक 37 मिनट बाद 4:37 AM पर वो वापस बाहर आ जाता है। 9 अगस्त 2024 10 AM एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ जाता है और उसने देखा कि डॉक्टर आशा जमीन पर बिना कपड़ों के हैं। पूरा सेमिनार हॉल बिखरा हुआ था। डॉक्टर आशा की आंखों से और जिस्म के बाकी हिस्सों से खून बह रहा था। उनका टूटा हुआ चश्मा और हेयर क्लिप एक दर्द की दास्तां बयां कर रहा था। सुबह 11 बजे प्रिंसिपल संदीप घोष ने डॉक्टर आशा के पेरेंट्स को कॉल किया। वो फोन उनकी मम्मी ने उठाया था। हेलो, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ मेरी बेटी को? डॉक्टर आशा के पापा अपने कांपते हुए हाथों से उसी नंबर पर वापस कॉल करने की ट्राई करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगता और 15 मिनट बाद प्रिंसिपल का दोबारा कॉल आता है और इस बार उन्होंने कहा, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ये बात सुन के डॉक्टर आशा के पेरेंट्स की पूरी दुनिया रुक सी गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक रात में सब इतना कैसे बदल गया। डॉक्टर आशा के पेरेंट्स अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। उन्हें पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ ने 3 घंटे तक सेमिनार हॉल के बाहर खड़ा रखा। उन्हें लगभग 3:30 बजे तक वेट करवाया गया और उसके बाद उनके पेरेंट्स को सिर्फ 1 मिनट के लिए उनकी बेटी से मिलने दिया गया। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। না আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की पूरी बॉडी पे इंजरीज हैं। आंखों से खून निकल रहा था और पैर राइट एंगल में खुले हुए थे। उन्हें देखते ही समझ आ गया कि ये सुसाइड नहीं हो सकता। वो मन ही मन समझ गए थे कि उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। हॉस्पिटल ने क्राइम सीन को सील नहीं किया। वहाँ लोगों की भीड़ लग गई थी और पुलिस के पहुंचने से पहले क्राइम सीन पॉल्यूटेड हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी के बेस पर सस्पेक्ट लिस्ट बनाई जिसमें 4 ट्रेनी डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ और एक अनजान आदमी को सेमिनार हॉल की तरफ जाते देखा, जिसके गले में अंदर जाते वक्त नेक बैंड था, पर जब वो बाहर आया तो नेक बैंड गायब था। वो नेक बैंड क्राइम सीन पर था। पुलिस ने उसे सस्पेक्ट के फोन से कनेक्ट करा तो वो एक फोन से कनेक्ट हो गया। वो और कोई नहीं, संजय रॉय था। ये वही अनजान शख्स था जो रात 11 बजे और सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल की तरफ
गया था। जैसे ही हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये एक सुसाइड है, तो हॉस्पिटल स्टाफ, आसपास के कॉलेजेस के स्टूडेंट, नर्सेस और डॉक्टर्स को इनकी इस नीच हरकत पर गुस्सा आया कि कैसे कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर को सुसाइड में बदल सकता है। संजय रॉय एक सिविक पुलिस वॉलंटियर था जो पूजा, हॉस्पिटल और ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लोअर रैंक पुलिस ऑफिसर्स की मदद करते हैं, जिससे वो 10 से 12 हजार कमाता था। 14 अगस्त 2024 हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने घुसकर सेमिनार हॉल और बाकी सब जगह तोड़फोड़ करी, यहाँ तक कि प्रोटेस्ट में बैठे डॉक्टर्स को मारा, जिससे सारे देश के डॉक्टर्स एक होकर अपनी सेफ्टी के लिए प्रोटेस्ट करने लगे और पूरे देश में ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई और नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर एक डॉक्टर के साथ ऐसा होना बेहद शर्मनाक है। संजय रॉय कलकत्ता के भवानीपुर में अपनी माँ और एक बहन जो पुलिस में काम करती है उनके साथ रहता है। वैसे तो संजय की 4 शादियां हुई थी, पर पीने की आदत, एब्यूजिव नेचर, डोमेस्टिक वायलेंस और रेड लाइट एरिया में जाने की वजह से इनकी तीनों बीवियां इन्हें छोड़कर जा चुकी थी और एक की मौत मिस्टीरियसली कैंसर से हुई थी। यहाँ तक कि वो एग्रेसिव किस्म की फिल्म्स भी देखता था। वो अपने मोहल्ले और आसपास के एरिया में सबको पुलिस में काम करने के नाम से धमकी देता था। बाइक पे कलकत्ता पुलिस का लोगो लगा हुआ था। लोगों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड दिलवाने के नाम पर मोटा कमीशन चार्ज करता था। कुछ लोगों से सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के मामले भी दर्ज हैं। वो खड़गपुर से कोलकाता वापस आया था। उसने उस रात दूसरे वॉलंटियर के साथ शराब पी। उसके बाद कालीघाट रेड लाइट एरिया के बाहर गया। वहां से 11 बजे आरजेकर हॉस्पिटल गया, जहां उसने एक पेशेंट को एडमिट करवाया हुआ था। फिर वहां से वो शोभा बाजार के रेड लाइट एरिया में गया। फिर दूसरे दोस्त के साथ शराब पी और वापस सुबह 4 बजे वो आरजेकर हॉस्पिटल गया, जहां वो सेमिनार हॉल की तरफ गया, जहां डॉक्टर आशा रेस्ट कर रही थी। ठीक 4:37 AM पर वो बाहर आया और सॉल्ट लेक जाकर पुलिस बैरक में सो गया। इस आदमी को पुलिस का कोई डर नहीं कि कैसे ये इतना घिनौना काम करके पुलिस बैरक्स में जाकर सो गया, और क्या कोई भी आकर पुलिस बैरक्स में सो जाता है? प्रिंसिपल की तरफ से ऐसा नोटिस लगाना इस केस में और भी कई सवाल खड़े करता है, जिसमें इन्होंने डॉक्टर का रात को अकेले होना रेप का रीजन बताया और यहाँ तक कि ये भी कहा कि वो मेंटली तौर से बीमार थी। एक औरत जो मेंटली तौर से अगर बीमार है तो क्या वो पीजी की ट्रेनी डॉक्टर बन सकती है? इतनी पढ़ाई, दिन रात का 30-30 घंटे की ड्यूटी वो कर सकती थी। पुलिस ने जब संजय रॉय को अरेस्ट किया तो वो एरोगेंटली वॉक कर रहा था और उसका कहना था अगर आपको लगे तो आप उसे फांसी दे दो। पोस्टमार्टम में 150 ग्राम सीमेन मिला है, जो एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता। डॉक्टर आशा की कॉलर बोन, पेल्विस बोन और हाथ की हड्डियां टूटी हुई थी। उनका ब्रोकन थायराइड कार्टिलेज और उन्हीं के चश्मे का कांच उनकी आंखों में मारा गया था। डॉक्टर्स का मानना है इतनी ब्रुटैलिटी में मल्टीपल मेन होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि एक इंसान 37 मिनट में इतना सब कुछ नहीं कर सकता, वो भी उसने अगर इतनी शराब पी रखी हो। सेमिनार हॉल के फटे पर्दे साफ दिखाते हैं। डॉक्टर आशा ने जाहिर सी बात है कि फाइट बैक तो किया ही होगा, तो संजय के शरीर पर थोड़ी बहुत इंजरीज के निशान तो आने चाहिए। लेकिन जब अगले दिन संजय को गिरफ्तार किया और डॉक्टर्स ने उसका मेडिकल टेस्ट किया तो उसके शरीर पर एक नाखून की खरोच का निशान। हॉस्पिटल एक शांत जगह होती है, वो भी सुबह के 4 बजे इतनी शांति होती है, तो क्या किसी ने डॉक्टर आशा के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी होगी? वो भी तब जब पेशेंट वार्ड बिल्कुल सामने था। पेशेंट्स को, नर्सेस को, हॉस्पिटल स्टाफ को, किसी को भी उनके चिल्लाने की आवाज नहीं आई, या अगर आवाज आई तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। 15 मिनट में प्रिंसिपल के 2 अलग अलग कारण बताना, क्या साजिश की शुरुआत वहीं से बुनी जा रही थी और उसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी? सेमिनार हॉल के कुछ और भी गेट्स थे, जैसे फायर एग्जिट और भी एंट्री एग्जिट थे, पर पुलिस ने सिर्फ एक ही शख्स को गिरफ्तार किया। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरे किसी एग्जिट से कोई आया गया होगा
और उसका कोई ट्रेस या डिजिटल प्रूफ ना रहा हो। वैसे तो हॉस्पिटल में इतने साल से मरम्मत नहीं हुई थी, लेकिन इंसिडेंट के अगले ही दिन रेनोवेशन का काम शुरू करवा देना और सेमिनार के बिल्कुल साथ का टॉयलेट और रूम को तोड़कर दोबारा बनाना, क्या ये किसी को बचाने के लिए किया जा रहा था? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। अलेजेडली प्रिंसिपल पे चीप मेडिसिन सेल करना, हॉस्टल अलॉटमेंट में पैसे खाना, लाइसेंस को पैसे लेकर देना और डोमेस्टिक वायलेंस के कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिसमें से इनके ही एक पड़ोसी का कहना है कि इन्होंने अपनी वाइफ को डिलीवरी के 14 दिन के बाद जहां उनके स्टिचेस लगे थे, इन्होंने लात मारी। वो टांके टूट गए और उनमें से खून आने लगा। इन्होंने अपनी बीवी को ऐसे ही छोड़ दिया। इनकी वाइफ को 2 पड़ोसी हॉस्पिटल लेकर गए और उनका ट्रीटमेंट करवाया। এর তো স্বভাব চরিত্র খুব একটা ভালো ছিল না। এর আমরা যেটা শুনি যে ও তৃতীয় বিয়ে করে এখানে যখন আসলো, তখন এই বউটা যখন বাচ্চা হয়ে বাড়ি আসলো, তারপরে তার সাথে অত্যাচার শুরু করলো। বাচ্চাটার প্রায় 13-14 দিন বয়স। সেই সময় ওই মহিলা ডাক্তার, উনিও ডাক্তার, এনআরএস সম্ভবত ডাক্তার, ওনার পেটে লাথি মারে এবং সেলাই ফেটে যায়। वैसे तो इस केस में कई सारे और भी सवाल हैं, जिसका आज 1 साल बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है और अभी तक कल्प्रिट को कोई भी सजा नहीं हुई है। आपके अकॉर्डिंग रेप की क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? ऐसी ही और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए इस पर क्लिक करें।